यह साबित करने के लिए कि इंसान और जोम्बी एक साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं, मैंने सीधे एक अपेक्षाकृत साफ सुथरी महिला जोम्बी को बांध दिया। योजना थी कि समय के साथ उसके लिए भावनाएं विकसित करूंगा। पता चला कि दुनिया भर में जोम्बी सर्वनाश आ गया है। 90% मानवता जोम्बी में बदल चुकी थी, लेकिन मैंने एक प्यार प्रणाली सक्रिय कर दी थी जिसका सर्वनाश से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ठीक उसी समय एक सुंदर दिखने वाली जोम्बी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। इससे मुझे अचानक ज्ञानोदय हुआ। प्यार प्रणाली में जाति या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा था। इसके अलावा इतनी सुंदर जोम्बी को बस यहाँ छोड़ देना कितनी बर्बादी होगी। यह सोचकर मैंने सीधे अपनी जेब से एक रस्सी निकाल ली। इस समय जोम्बी, शायद इसलिए कि वह बहुत बोर हो रही थी, बार बार दीवार से अपना सिर पीट रही थी। यह देखकर मैंने रस्सी के एक सिरे को एक फायर हाइड्रेंट से बांध दिया और दूसरे सिरे पर एक फंदा बनाया। फिर मैंने जोर से फेंका और सीधे पूरी जोम्बी को उसमें फंसा लिया। तुरंत उसने एक दहाड़ निकाली, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह में एक चिथड़ा ठूंस दिया गया। इतने करीब इंसानी मांस की गंध सूंघकर जोम्बी इस समय बहुत हिंसक प्रतिक्रिया दे रही थी। वह लगातार अपना छोटा सिर मेरी तरफ झुकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उत्साहित होकर उसका छोटा हाथ सहलाया। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी, बधाई हो हॉस्ट, हाथ पकड़ने का मिशन पूरा करने के लिए। लक्ष्य का नाम चे जियाओ जियाओ। पहचान महिला कॉलेज छात्रा, कॉस्प्ले उत्साही, जोम्बी की पसंदगी। हाथ पकड़ना। पुरस्कार किलोग्राम कच्चा मांस। पहला चुंबन पुरस्कार जोम्बी वायरस वैक्सीन। पूर्ण रणनीति पुरस्कार जेनेटिक इवोल्यूशन पोषण। ये देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। पिछले 2 पुरस्कारों का तो कहना ही क्या, सिर्फ हाथ पकड़ने के पुरस्कार के किलोग्राम कच्चे मांस से ही मेरा 2.5 साल तक का गुजारा हो जाएगा। हालांकि अब मुश्किल हिस्सा यह है कि जोम्बी की पसंदगी कैसे बढ़ाई जाए। फिलहाल उनके दिमाग में सिर्फ दिमाग ही भरे हुए हैं। क्या वे वास्तव में समझ सकती हैं कि पसंदगी क्या होती है? थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने चे जियाओ जियाओ के मुंह से चिथड़ा निकाल लिया। उसने तुरंत मेरी तरफ दहाड़ लगाई। उसके नुकीले दांतों से भरा मुंह लगातार कट कट की आवाज़ कर रहा था, कुरकुरी क्लिक की आवाज़ें निकाल रहा था। मैंने सिस्टम स्पेस से एक टुकड़ा कच्चा मांस निकाला और जबरन उसके मुंह में ठूंस दिया। तुरंत दहाड़ अचानक बंद हो गई। वह तुरंत कच्चे मांस को फाड़ने लगी। यह देखकर मैंने सिस्टम किया, इतने नुकीले दांतों के साथ ऐसा लगता है कि मैं अभी के लिए दूसरे चरण के पहले चुंबन पुरस्कार के बारे में भूल सकता हूं। इस समय बगल के दरवाजे को धक्का लगा। एक आदमी और एक औरत उसमें से बाहर निकले। छोटे भाई, मेरे पति और मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं। देखो, तुम्हारे पास इतना खाना है, फिर भी तुम इसे ज़ोंबी को खिला रहे हो। क्या तुम हमें कुछ दे सकते हो? ये दोनों नवविवाहित जोड़े थे। आदमी का नाम झाओ दाबाओ था और औरत का नाम लिन केकिंग था। चूंकि वे आमतौर पर हर दिन टेक अवे ऑर्डर करते थे, इसलिए उनके पास घर पर अतिरिक्त भोजन नहीं था। मेरे पिछले जन्म में मैंने उनकी बकवास पर विश्वास किया और उनके साथ अपना भोजन साझा किया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वे मेरे प्रति आभारी होंगे, लेकिन जब मैं भोजन की तलाश में बाहर गया तो उन्होंने मेरे कमरे में सभी आपूर्ति खाली कर दी, फिर दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। चाहे मैं कितनी भी चिल्लाता, उन्होंने परवाह नहीं की। इस तरह के लोगों को मैं किसी भी तरह का भोजन नहीं दूंगा, लेकिन लिन केकिंग उपयोगी हो सकती है। इस समय सिस्टम इंटरफेस मेरे सामने प्रकट हुआ। नाम लिन केकिंग। पहचान विवाहित महिला, गृहिणी, पसंदगी। हाथ पकड़ना पुरस्कार किलोग्राम ताजे फल और सब्जियां। पहला चुंबन पुरस्कार 1 वर्ग मीटर का घर। पूर्ण रणनीति पुरस्कार 1 वर्ग मीटर का विला। यह देखकर मैं मदहोश होकर मुस्कुरा नहीं सका। वह पूरे किलोग्राम फल और सब्जियां हैं। हालांकि मुझे अब भोजन की कमी नहीं है, लेकिन संतुलित पोषण अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन दोनों ने मुझे मुस्कुराते देखा और सोचा कि मैंने सहमति दे दी है। इसलिए झाओ दाबाओ ने सीधे एक लालची मांग की, पहले हमें किलोग्राम सूअर का मांस दो और शुद्ध पानी के कंटेनर भी। मैं गुस्से में हंसने ही वाला था। हाँ, मैंने कब कहा कि तुम्हें कुछ दूंगा? हालांकि मेरे पास खाने से ज्यादा भोजन है। मैं इसे ज़ोंबी कुत्तों को खिलाना पसंद करूंगा, बजाय तुम दोनों को देने के। यह कहने के बाद मैंने सीधे चे जियाओ जियाओ को वापस कमरे में धकेल दिया। झाओ दाबाओ ने मेरी पीठ पर क्रोधित होकर देखा। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जिस ज़ोंबी को मैं ले जा रहा था उससे वह डरता था।
कमरे में वापस आकर मैंने चे जियाओ जियाओ को सुरक्षित रूप से बांध दिया। फिर मैंने सिस्टम पैनल को फिर से चेक किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि चे जियाओ जियाओ की पसंदगी अंक बढ़ गई थी। इसने मुझे मेरे पिछले जन्म की याद दिला दी। सर्वनाश के बाद के चरणों में बुद्धिमत्ता वाले कई विकसित ज़ोंबी दिखाई दिए। क्या चे जियाओ जियाओ भी विकसित हो सकती है? इसके अलावा सिर्फ मांस के इस छोटे से टुकड़े से उसकी पसंदगी अंक बढ़ गई। यह सामान्य महिलाओं की तुलना में बढ़ाना बहुत आसान था। तुरंत बाद मैंने कुछ और टुकड़े कच्चे मांस के निकाले और चे जियाओ जियाओ को खिलाया, जिससे सफलतापूर्वक उसकी पसंदगी अंक तक बढ़ गई। मैं मूल रूप से उसे खिलाता रहना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसका फूला हुआ पेट देखा तो मैंने निर्णायक रूप से छोड़ दिया। उसके मुंह में चिथड़ा वापस ठूंसने के बाद मैंने योजना बनानी और व्यवस्था करनी शुरू कर दी। ज़ोंबी के प्रकोप के 1 महीने बाद एक भयानक अत्यधिक ठंड आएगी। तैयारी के लिए केवल दिन बचे थे। पहले आपूर्ति, भोजन और पेय पदार्थ होने चाहिए, साथ ही कपड़े और दवा भी। ये सभी प्राप्त करना आसान था, लेकिन मैं एक सुरक्षित घर खोजने में अटक गया था। पर्याप्त मजबूत होने के अलावा इसे ठंडी लहर आने पर इंडोर तापमान बनाए रखने में सक्षम होना भी आवश्यक था। इन शर्तों को पूरा करने वाली इमारत ढूंढना बहुत मुश्किल था। मुझे जो पता है उसके अनुसार बिन्हाई शहर में ऐसा कोई घर नहीं है। इस समय मुझे अचानक लिन केकिंग के पहले चुंबन पुरस्कार की याद आई, इसलिए मैंने जल्दी से सिस्टम से पूछा, क्या आप जो घर पुरस्कार देते हैं वह मौजूदा है या यह पतली हवा से प्रकट होता है? सिस्टम द्वारा पुरस्कृत सभी घर पतली हवा से निर्मित होते हैं और होस्ट निर्माण के लिए कोई भी स्थान चुन सकता है। अगर मुझे जो घर चाहिए वह अपेक्षाकृत विशेष है। उदाहरण के लिए टाइटेनियम मिश्र धातु से बना एक घर और इसमें आपातकालीन निकास, गोदाम, चिकित्सा और संचार उपकरण आदि होने चाहिए। सिस्टम ने कुछ सेकंड रुककर जवाब दिया, होस्ट को वास्तुशिल्प नीले नक्शे प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा संचार और चिकित्सा उपकरण निर्माण की श्रेणी में नहीं आते हैं और होस्ट द्वारा स्वयं प्राप्त किए जाने चाहिए। इससे मैं बहुत खुश हुआ। इसका मतलब है कि मेरा टाइटेनियम मिश्र धातु सुरक्षित घर संभव है। इस समय दरवाजे पर दस्तक दी गई। लिन केकिंग बेवकूफ़ों की तरह दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने देखा कि लंबे समय से दरवाज़ा नहीं खुला है और बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। गलियारे के दोनों सिरे अंधेरे में थे, यह सोचकर कि क्या कोई ज़ोंबी अचानक बाहर निकल आएगी। जैसे ही वह छोड़ने ही वाली थी, दरवाज़ा आखिरकार खुल गया। लिन केकिंग पहले तो खुश हुई, लेकिन जब उसने मेरे हाथ में रसोई का चाकू देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कहा, घबराओ मत, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैंने अपनी आंखें संकरी की और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह एक पतली कैमिसोल नाइटगाउन पहने हुए थी और उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था। लिपस्टिक से पुती उसके होठ बहुत नम थे। मैंने अनायास ही निगल लिया, ऐसा नहीं है कि उसके होठ। यह टाइटेनियम मिश्र धातु सुरक्षित घर वास्तव में आकर्षक है। लिन केकिंग ने स्वाभाविक रूप से मेरी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। अगर यह पहले होता तो वह लंबे समय तक मुझे थप्पड़ मार चुकी होती, लेकिन दुर्भाग्य से वह अब मुझसे भीख मांग रही थी, इसलिए उसे मजबूरन मुस्कुराना पड़ा। मैं कुछ भोजन उधार लेना चाहती हूँ। मैंने उसे तिरस्कार से देखा। नहीं, अप्रत्याशित रूप से लिन केकिंग की आवाज़ चंचल हो गई। मना करने में जल्दी मत करो। जैसे ही वह बोली, उसका शरीर थोड़ा आगे झुका, जिससे सफ़ेद त्वचा का एक चमकदार दृश्य प्रकट हुआ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी जब तक तुम मुझे कुछ खाना दोगे। मैं उसने जानबूझकर अपने वाक्य को आधे रास्ते में रोक दिया, जिससे मैं खुद कल्पना कर सकूं। लेकिन मैं इस चाल में बिल्कुल नहीं फंसा। तुम क्या करोगी? स्पष्ट बोलो, नहीं तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा। लिन केकिंग ने अपने दांत पीस लिए, पूरी तरह से जाने के लिए तैयार। मैं तुम्हें ग्राम मांस के लिए छूने दूंगी। एक स्पर्श के बदले कैसा रहेगा? मैंने इनकार में सिर हिला दिया। लिन केकिंग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसे लगा कि उसने इतना त्याग किया है, फिर भी यह आदमी अभी भी मोलभाव करना चाहता था। बस कह दो, मुझे क्या करना होगा तुम्हें कुछ देने के लिए? अंदर आओ पहले, फिर हम बात करेंगे। यह सुनकर लिन केकिंग स्थिर खड़ी रही। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई ज़ोंबी अचानक बाहर कूद सकता है? जैसे ही उसने बात पूरी की, एक ज़ोंबी की दहाड़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। लिन केकिंग का सुंदर चेहरा तुरंत मृत्यु के समान पीला पड़ गया। उसके पास घर में प्रवेश करने के लिए खुद को बांधने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था, मैं हॉल के तिरछे झाव दाबाव से आंख मिला हुआ था।
यह देखकर कि वह खोजा गया था। उसने चुपचाप अपना सिर वापस खींच लिया। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। वह वास्तव में जन्मजात कुकल्ड है, अपना सिर छुपाने में इतना अच्छा। घर के अंदर जब जियाओजियाओ ने लिन केकिंग को देखा तो वह तुरंत उत्तेजित हो गई। डरी हुई लिन केकिंग ने सहज रूप से पीछे हटते हुए गलती से मुझसे टकरा दिया। पीछे गर्म स्पर्श महसूस करते हुए लिन केकिंग ने एक चौंका देने वाली चीख निकाली और जल्दी से दूर हो गई। तुम अपने घर में एक ज़ॉम्बी क्यों रखते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं शांत दिखा। डरने की क्या बात है, वह सिर्फ एक ज़ॉम्बी है। यह सुनकर वह मुझे झाओ दाबाओ के साथ तुलना करने में मदद नहीं कर सकी। अगर मेरे पति में आधी भी हिम्मत होती तो मुझे यहाँ भोजन के लिए भीख मांगने नहीं आना पड़ता। यह सोचकर लिन केकिंग ने सिस्टम किया, तो मुझे वास्तव में क्या करना होगा तुम्हें कुछ खाना देने के लिए? 5 सेकंड बाद मेरे सामने घुटने टेकने वाली लिन केकिंग पूरी तरह से निराशा की मुद्रा में बाथरूम की ओर भागी। जल्द ही अंदर से उल्टी की आवाज़ आने लगी। कुछ मिनट बाद वह लिविंग रूम में लौट आई और मुझसे एक असहज स्वर में कहा, मैंने वह सब कुछ कर दिया है जो मुझे करने की ज़रूरत थी। खाना कहाँ है? मैंने धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला, जानबूझकर उसे कच्चे मांस से भरा हुआ देखने दिया। उस समय लिन केकिंग के मन में मुझे बाहर निकालने का विचार आया, लेकिन आखिरकार तर्क प्रबल हो गया। वास्तव में मैं पूरे समय पीछे की हलचल पर ध्यान दे रहा था। लिन केकिंग ने कोई हरकत नहीं की, जिससे मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। मुफ्त में पाने के इतने करीब मैंने लगभग ग्राम पोर्क निकाला और लिन केकिंग के सामने फेंक दिया। लिन केकिंग ने जमीन पर पोर्क को कठोर अभिव्यक्ति से देखा। तुम मुझे सिर्फ इतना ही दे रहे हो, वह बहुत है। मूल रूप से मैं तुम्हें सिर्फ ग्राम देना चाहता था, लेकिन वह सर्वनाश में इस ग्राम मांस का मूल्य नहीं जानती थी। वह सिर्फ इतना याद रखती थी कि जब झाओ दाबाओ ने उससे शादी की तो उसने उसके परिवार को दहेज के रूप में युआन दिए और यहाँ तक कि घर के दस्तावेज में उसका नाम भी जोड़ा। लेकिन अब इतनी बात करने के बाद उसे सिर्फ यह दयनीय ग्राम मांस मिला। वह एक पल के लिए इसे स्वीकार नहीं कर सकी। आखिरकार झाओ दाबाओ को भी कभी ऐसा इलाज नहीं मिला। लिन केकिंग ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार जमीन पर पोर्क उठाया और ठंडे चेहरे के साथ बाहर चली गई। यह देखकर मैं गुस्से के बजाय खुश हुआ। वह जितना असहज महसूस करती है, बदला लेने में मुझे उतना ही आनंद मिलता है। फिर मैंने खुशी खुशी सिस्टम पैनल खोला। घर और फल सब्जियां दावा करने के लिए। हालांकि वर्ग मीटर का घर थोड़ा छोटा है, मेरे पास एक समाधान है। जब तक मैं एक और महिला ढूंढ लूं जिसकी स्थिति लिन केकिंग के समान हो, मैं वर्ग मीटर के आधार पर इसका विस्तार कर सकता हूं। एकमात्र समस्या अब सुरक्षित घर के लिए डिज़ाइन ब्लूप्रिंट है। सौभाग्य से बिन्हाई विश्वविद्यालय में वास्तुकला प्रमुख से बचे लोग हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी बाहर जाना होगा। अगली सुबह जल्दी मैंने आपूर्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले मेरे घर के सामने का कमरा। मैंने सीधे एक तार निकाला और इसे दरवाजे के ताले में डाल दिया और कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में कदम रखते ही मुझे बेडरूम से चबाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला, केवल यह देखने के लिए कि एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बिस्तर पर एक लाश को कुतर रहा है। इतना दयनीय। जैसे ही मैंने बोला, मैंने रसोई का चाकू उठाया और ज़ोंबी की गर्दन पर वार किया। लेकिन इस प्रहार ने सीधे उसकी गर्दन नहीं काटी। इसके बजाय इसने उसे सचेत कर दिया। यह मुड़ा और पंजे और नुकीले दांतों के साथ मेरी ओर झपटा। मैंने ज़ोंबी को छाती में लात मारी, रसोई के चाकू को बाहर निकाला और उसी समय ज़ोंबी को उड़ा दिया। फिर आगे बढ़ा और कुछ और बार प्रहार किया, जब तक कि ज़ोंबी हिलना बंद नहीं कर देती। संभलते हुए मैंने देखा कि रसोई के चाकू में 2 खांचे थे। आखिरकार यह सिर्फ एक रसोई का चाकू है। मांस काटने के लिए ठीक है, लेकिन ज़ोंबी काटने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे एक बेहतर हथियार खोजने की ज़रूरत है। दोपहर के करीब मैंने अंततः तीसरी मंजिल पर सभी कमरों को साफ कर लिया। कुल मिलाकर मैंने ज़ोंबी को मार डाला। बियर का एक केस, दवा की यादृच्छिक बोतलें और प्रोटीन पाउडर की एक बाल्टी मिली। हालांकि फसल प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन तेज रसोई का चाकू भी बर्बाद हो गया था। लेकिन सौभाग्य से मुझे बेसबॉल बैट भी मिली। मैंने इसे 2 बार घुमाया और यह काफ़ी सुविधाजनक लगा। दूसरी ओर लिन केकिंग और उसके पति ने भी पीपहोल के माध्यम से मुझे ज़ोंबी काटते देखा। मेरे पागल रूप ने दोनों को निगलना मुश्किल बना दिया। उसी समय वे खुश थे कि उन्होंने पहले कोई कदम नहीं उठाया।
अन्यथा वे वास्तव में बर्बाद हो जाते। जब तक उन्होंने अगले दरवाजे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई, तब तक उन दोनों ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकले। उन्होंने कमरा दर कमरा खोजा, किसी भी बचे हुए भोजन की उम्मीद की। दुर्भाग्य से मैंने बहुत अच्छी तरह से खोज की थी। उन दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ा। धिक्कार है, क्या वह कमीना टिड्डे की तरह है? उसने एक भी खाने योग्य चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे एक स्टेक मिला, लेकिन यह मैगॉट से भरा हुआ था। झाओ दाबाओ की आंखें चमक उठीं। हनी, तुम मुझसे कुछ और खाना क्यों नहीं मांगती? लिन केकिंग अनिच्छुक रूप से मना करना चाहती थी। हमने कल ही खाया था। हम अभी वास्तव में भूखे नहीं हैं। क्या हमें उसके पास इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत है? हम अभी भूखे नहीं हैं, लेकिन जल्द ही होंगे। क्या तुम चाहती हो कि तब तक इंतज़ार करो जब तक वह सारा खाना ज़ॉम्बी को नहीं खिला देता, इससे पहले कि तुम कुछ मांगो? लिन केकिंग जानती थी कि वह सही था, लेकिन फिर से उसे समझाने के लिए, बात करने के विचार से वह जाने के लिए तैयार नहीं थी। यह देखकर झाओ दाबाओ ने लिन केकिंग का हाथ स्नेह से पकड़ लिया। हनी, मैं तुम्हारे साथ जीवित रहना चाहता हूँ। हम निश्चित रूप से तब तक टिके रहेंगे जब तक कि सेना हमें बचाने नहीं आती। अपने पति की विनती भरी नज़रों को देखकर लिन केकिंग ने अपने दांत पीस लिए। ठीक है, मैं जाऊंगी। झाओ दाबाओ ने लिन केकिंग को अगले कमरे में प्रवेश करते देखा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। हम्फ, तुम दिखावटी औरत, तुम एक बार अपने आप को बेल चुकी हो। एक बार और 2 बार में क्या फ़र्क है? झाओ दाबाओ को नहीं लगता था कि उसकी कोई अजीब लत थी। वह सिर्फ समझदार हो रहा था। यही सच्चे आदमी का मतलब है, जो झुक सकता है और फैल सकता है। जैसे ही लिन केकिंग दरवाजे में घुसी, उसने एक मनमोहक सुगंध सूंघी। उस समय मैं रसोई में गया और जल्द ही एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर के साथ बाहर आया जो आलू से भरा हुआ था। मैंने बियर की एक बोतल भी खोली, सोफे पर बैठ गया और आराम से खाया। लिन केकिंग ने गंध पर पानी भर दिया, लेकिन यह देखकर कि मैंने एक शब्द नहीं कहा, वह केवल वहां अजीब ढंग से खड़ी रह सकती थी। कुछ टुकड़े लेने के बाद मैंने अचानक बात की। मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। जैसे ही मैंने बोला, मैं उठा और एक प्लेट लेकर कुछ मांस निकाला। लिन केकिंग ने सोचा कि यह उसके लिए है। जैसे ही उसने खुशी से इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैं उसके पास से गुजरा, सीधे सोफे पर। चे जियाओ जियाओ के मुंह से चिथड़ा निकालने के बाद वह तुरंत प्लेट में अपना सिर गड्ढा कर पागलों की तरह खाने लगी। दूसरी ओर लिन केकिंग कुछ शर्मिंदा दिख रही थी। उसने अपना गला साफ किया और विषय बदल दिया। क्या आपने आज तीसरी मंजिल के कमरे साफ कर दिए? हाँ, मैं जल्द ही जा रहा हूँ, इसलिए मैं जाने से पहले कुछ आपूर्ति इकट्ठा कर रहा हूँ। यह सुनकर लिन केकिंग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या आप जा रहे हैं? बाहर ज़ोंबी से भरा हुआ है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे जाने से रोकती हो? लिन केकिंग ने यह सुनकर क्रोधित दिखाई दी। तुम्हें जाने से रोकना कौन चाहेगा? मैं चाहती हूं कि तुम बाहर मर जाओ। लेकिन उसने जो कुछ कहा, उसके बावजूद उसकी आंखों में चिंता की एक झलक थी। अगर मैं सारा खाना लेकर चला जाता तो वह और झाओ दाबाओ निश्चित रूप से भूख से मर जाते। बस कह दो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुमसे भोजन के लिए व्यापार करना चाहती हूँ। मैं मजाक में फूटने में मदद नहीं कर सका। मुझे लिन केकिंग के वापस आने की उम्मीद थी, लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगी। लेकिन मेरी हौसी ने लिन केकिंग को मजाक उड़ाया हुआ महसूस कराया, जिससे वह गुस्से में आ गई। क्या तुम व्यापार करोगे या नहीं? बस मुझे सीधा जवाब दो। ठीक है, मैंने वैसे भी खा लिया है। भोजन पचाने के लिए कुछ व्यायाम करने का समय आ गया है। बस एक दयालु अनुस्मारक। एक बार जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे पास व्यापार करने के लिए कोई नहीं होगा। क्या तुम इस बार अधिक व्यापार करना चाहती हो? यह कहने के बाद मैं उठा और सीधे बेडरूम की ओर चला गया। लिन केकिंग यह सुनकर स्तब्ध रह गई। वह जानती थी कि मेरा क्या मतलब है, लेकिन कल जो हुआ उससे पहले ही वह बेहद शर्मिंदा थी। लेकिन एक बार यह कमीना चला गया तो उसे और कहाँ से भोजन मिलेगा? लिन केकिंग ने अपने दांत पीस लिए और एक निर्णय लिया। समय बीतता गया। 4 दिन बाद मैंने पूरी इमारत को लूट लिया था और इन दिनों के दौरान चे जियाओ जियाओ की भूख बड़ी और बड़ी होती गई। शुरू में ग्राम मांस से भरे होने से अब किलोग्राम मांस खाने के बाद भी उसके छोटे पेट में कोई सूजन का संकेत नहीं था। अगर उसकी पसंदगी नहीं बढ़ रही होती तो मैं वास्तव में उसे खिलाना जारी नहीं रखना चाहता, भले ही वह समझ सकती हो या नहीं। मैंने उसे धमकी दी, मैं तुम्हें दिनों से खिला रहा हूं। अगर तुम अभी भी मुझे काटने की हिम्मत करती हो तो मैं तुम्हें यहां अपने भाग्य पर छोड़ दूंगा। यह कहने के बाद मैंने चे जियाओ जियाओ के मुंह से चिथड़ा निकाल लिया। उसने पहले की तरह दहाड़ नहीं लगाई। इसके बजाय
उसने खिलाए जाने की प्रतीक्षा में अपना मुंह खोल लिया। अगर तुम मुझे काटोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा। क्या तुम समझती हो? चूंकि तुम बात नहीं कर रही हो, मैं इसे हाँ मानूंगा। मैंने चे जियाओ जियाओ की ओर अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने बेरहमी से मुझे काटने के लिए अपना मुंह खोल दिया। मैंने तीखेपन से चिल्लाया, नहीं। वह मेरी चीख से स्तब्ध रह गई। फिर उसने मुझे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। मैंने फिर से अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चे जियाओ जियाओ ने फिर भी मुझे काटने की कोशिश की। यह आगे पीछे दर्जनों बार हुआ। जैसे ही मैं छोड़ने ही वाला था, चे जियाओ जियाओ ने आखिरकार नीचे नहीं काटा। इसके बजाय उसने मेरे चेहरे को देखा, मेरी अभिव्यक्ति से यह तय करते हुए कि क्या यह उसके लिए भोजन था। मेरे दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई और मैंने उसकी ओर धीरे से सिर हिलाया, और चे जियाओ जियाओ लगती थी कि वह समझ गई कि मेरा क्या मतलब है। उसने वास्तव में मुझे नहीं काटा। बहुत खुश होकर मैंने एक और टुकड़ा मांस निकाला और उसे दिया, और चे जियाओ जियाओ की ओर सिर हिलाया। इस बार उसने इसे सीधे खा लिया। हमने इस क्रिया को कई बार दोहराया, और हर बार वह खाने से पहले मेरे सिर हिलाने का इंतजार करती थी, यह पुष्टि करने के लिए कि क्या चे जियाओ जियाओ केवल तब हमला करने की इच्छा को नियंत्रित कर सकती है जब उसे बांध दिया जाता है। मैंने एक और प्रयोग करने का फैसला किया। सबसे पहले मैंने उसके शरीर पर नायलॉन की रस्सी खोली, फिर कॉफ़ी टेबल पर मांस की एक प्लेट रख दी। चे जियाओ जियाओ लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई और मेरी ओर चल पड़ी। उसने पहले मेज पर मांस को देखा, फिर मुझे देखा, और फिर प्लेट में मांस की ओर इशारा किया। मेरा दिल खुशी से दौड़ने लगा और मैंने उसकी ओर सिर हिलाया। केवल तभी चे जियाओ जियाओ ने प्लेट उठाई और खाना शुरू किया। सच कहूँ तो उसकी खाने की आदतें अभी भी भयानक थीं, लेकिन यह उल्लेख करने लायक है कि भले ही चे जियाओ जियाओ की पसंदगी केवल थी, वह पहले ही मुझ पर हमला करने से रोक सकती थी। अगर उसकी पसंदगी तक पहुंच जाती तो क्या मेरे पास एक आज्ञाकारी ज़ोंबी अधीनस्थ नहीं होती? यह बिल्कुल भी प्यार प्रणाली नहीं है, यह स्पष्ट रूप से एक मालिक नौकर प्रणाली है। उसी समय दूसरी ओर झाओ दाबाओ पिछले कुछ दिनों से किनारे पर था। उसे पहले ही पता चल गया था कि मैं जाने वाला हूं। चाहे वह मेरे हाथ में भोजन के लिए हो या मुझसे बदला लेने के लिए, उसने मुझे जीवित छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन वह निश्चित रूप से अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। आखिरकार मैं ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से ज़ॉम्बी को मार सकता था। इसलिए झाओ दाबाओ ने लिन केकिंग को उकसाना शुरू कर दिया। हनी, मुझे नहीं लगता कि हम अगले दरवाजे वाले आदमी को जाने देंगे। कम से कम हम उसे भोजन के साथ जाने नहीं दे सकते। तुम उससे फिर से खाना क्यों नहीं उधार लेती हो? फिर जब वह सो रहा हो तो दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने देती हो। आइए मौका लेकर उसे मार डालें। लिन केकिंग यह सुनकर स्तब्ध रह गई। वह समझ नहीं पाई। हनी, तुम क्यों सोचते हो कि मैं उस आदमी को सुला सकती हूँ? झाओ दाबाओ ने जवाब न मिलने पर बेचैन हो गया। तुम ये करोगी या नहीं? बस कुछ कहो। मुझे ये मत कहना कि तुम उसे चोट पहुंचाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिन केकिंग ने जल्दी से चिंतित होकर कहा, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ यह सोच रही हूं कि उसे कैसे सुलाया जाए। झाओ दाबाओ ने उसे उत्सुकता से दबाया। तो क्या तुम्हें अभी तक कोई तरीका मिल गया है? वह कहने ही वाला था। क्या तुम सिर्फ उसके साथ नहीं सो सकती? दोषी महसूस करते हुए लिन केकिंग ने लगभग हमेशा झाओ दाबाओ के अनुरोधों को मान लिया। इसीलिए अंत में उसने सिर हिला दिया। झाओ दाबाओ ने यह देखते ही उछल पड़ा। बहुत बढ़िया। जैसे ही अंधेरा होगा हम अपनी योजना को कार्रवाई में लाएंगे। मैं पहले तैयारी करने जा रहा हूं। झाओ दाबाओ के जाते हुए आकृति को देखते हुए लिन केकिंग ने मजबूरन कड़वी मुस्कान दी। उसने यह भी नहीं पूछा कि विशिष्ट योजना क्या थी, जिसका मतलब है कि वह पहले से ही जानता था। मेरी ओर, चूंकि मैंने अगली सुबह जल्दी जाने की योजना बनाई थी, मैंने जल्दी सोने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं लेटा, मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैंने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दरवाज़ा खोला। इतनी जल्दी फिर से भूख लग गई। लिन केकिंग ने यह सुनकर गुस्से में फुफकार मारी। उसे मुझे मुक्का मारने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और यहाँ तक कि एक चंचल अभिव्यक्ति भी बना ली। यह सिर्फ भूख के बारे में नहीं है। अंदर आओ। मैं एक तरफ हट जाता हूँ। जैसे ही लिन केकिंग मेरे पास से गुजरी, मैंने अपना हाथ उठाया और उसके नितंब पर थप्पड़ मारा। जेली जैसी बनावट ने मुझे ईमानदारी से प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। इतना अच्छा हाथ लगता है। लिन केकिंग ने अपने नितंबों को ढौंका और मुझे क्रोधित होकर देखा। तुम्हें मुझे एक अतिरिक्त बिस्कुट का टुकड़ा देना होगा। लिन केकिंग का गुस्सा होने का रूप, लेकिन बोलने की हिम्मत न होने से
मैं पीछे की ओर झुककर जोर से हौंस नहीं सका। क्या यह वही अनुभूति है जो एक बदमाश की तरह कार्य कर रही है? यह बहुत संतोषजनक है। मैंने उसके लिए सबसे छोटी सी सहानुभूति महसूस नहीं की। मुझे याद आया कि इस जोड़े ने मेरे पिछले जीवन में मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। यह उनके लिए प्रतिशोध था जिसके वे हकदार थे। लिन केकिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें फड़फड़ा रही थीं। हंसते रहो। आज रात के बाद हम देखेंगे कि क्या तुम अभी भी हंस सकते हो। कुछ घंटों बाद लिन केकिंग दीवार के सहारे खुद को सहारा देते हुए लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। बेडरूम के दरवाजे से सिर्फ 1 दर्जन कदम की दूरी थी, लेकिन लिन केकिंग को उसे चलने में कई मिनट लग गए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, झाओ दाबाओ फुर्ती से कमरे में घुस गया। कैसा है? क्या वह सो रहा है? सो रहा है। बहुत बढ़िया, मैं अभी उसे मारने जा रहा हूं। यह कहने के बाद झाओ दाबाओ ने अपने हाथ में फलों के चाकू को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन वह कुछ ही कदम चला था कि उसने बेडरूम के दरवाजे पर एक आकृति को खड़े देखा। इससे झाओ दाबाओ बहुत चौंका। तुम कुतिया, क्या तुमने नहीं कहा कि वह सो रहा है? लिन केकिंग भी चौंक गई, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। यह वह ज़ॉम्बी है जिसे उस कमीने ने पाला है। यह रस्सी से कैसे मुक्त हो गया? हनी, हम क्या करें? शायद हमें पहले निकल जाना चाहिए। झाओ दाबाओ इस समय एक तीव्र आंतरिक संघर्ष कर रहा था। वह ज़ॉम्बी से भी डरता था, लेकिन वह बेहतर जानता था कि अगर उसने आज रात को चूक गया तो उसे कभी भी इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा चे जियाओ जियाओ हानिरहित दिखती थी, जिसने झाओ दाबाओ को यह भ्रम दिया कि वह भी उसे संभाल सकता है। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए उसने अभी भी लिन केकिंग से कहा, हनी, तुम उसका ध्यान भटकाओ और मैं उसका ख्याल रखूंगा। यह सुनकर लिन केकिंग का शरीर जोर से कांपने लगा। चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। हालांकि उसने यह कहा। झाओ दाबाओ ने वास्तव में किसी भी समय अपनी पत्नी को बलिदान करने का मन बना लिया था, लेकिन लिन केकिंग अत्यधिक अनिच्छुक थी। वह झाओ दाबाओ के लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं थी। इस समय बेडरूम के दरवाजे से मेरी अधीर आवाज़ आई। मैंने कहा, तुम लोग कब तक चर्चा करते रहोगे? यह आवाज़ सुनकर झाओ दाबाओ और लिन केकिंग के दिल तेजी से धड़कने लगे। तुम सो नहीं रहे हो? तुम इतना शोर कर रहे हो। अगर मैं सो भी रहा होता तो जाग जाता। मेरे चेहरे पर शांत मुस्कान को देखते हुए लिन केकिंग का चेहरा आतंक से भर गया। हनी, जब तक ज़ॉम्बी उसे रोके हुए है, चलो भाग चलें। तुम्हारा मतलब उससे? दोनों के अविश्वसनीय टकटकी के नीचे मैंने अपना हाथ उठाया और चे जियाओ जियाओ का सिर रगड़ा, और चे जियाओ जियाओ ने मुझ पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह आज्ञाकारी ढंग से खड़ी रही और मुझे उसे छूने दिया। वे दोनों इतने डर गए कि उनकी पैंट गीली हो गई। यह कैसे संभव है? यह ठीक है कि तुम ज़ॉम्बी की तरह नहीं दिखते, लेकिन तुम्हारी आदतें अन्य ज़ॉम्बी से पूरी तरह अलग क्यों हैं? अचानक झाओ दाबाओ ने लिन केकिंग को जबरन आगे की ओर धकेला, जबकि वह खुद घूम गया और दरवाजे की ओर भागने लगा। लेकिन वह कुछ ही कदम भागा था कि मैंने उसे पकड़ लिया और एक डंडे से नीचे गिरा दिया। रुको, मेरे पास कहने के लिए कुछ है। कृपया मुझे मत मारो। लेकिन मैंने उसके साथ कोई शब्द बर्बाद नहीं किए। मैंने जमीन पर गिरा हुआ फलों का चाकू उठाया और सीधे उसके दिल में घोंप दिया। लिन केकिंग ने यह दृश्य देखा। उसकी हिम्मत लगभग टूट गई। यह सब झाओ दाबाओ का विचार था। वही तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूं कि अब से मैं तुम्हारी सेवा अपने मालिक की तरह करूंगी। लिन केकिंग के दिल में अभी भी आशा की एक किरण थी। उसने सोचा था कि मैं उसे मारने के लिए अनिच्छुक होऊंगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैंने ठंडे स्वर में बोला, तुम नहीं जानती कि तुम गलत हो। तुम सिर्फ इतना जानती हो कि तुम मरने वाली हो। यह कहने के बाद मैंने उसे चाकू से घोंप दिया। इस समय चे जियाओ जियाओ ने आगे बढ़कर जमीन पर 2 लाशों की ओर इशारा किया। मैंने सिर हिलाया। नहीं, यह पहले से ही खराब हो चुका है। अगर तुम इसे खाओगी तो तुम्हें दस्त लग जाएंगे। अगली सुबह भोर में मैं चे जियाओ जियाओ को लेकर एक मोटरसाइकिल पर अपार्टमेंट की इमारत से निकल गया। यह उल्लेख करने योग्य है कि रास्ते भर में गड़गड़ाहट वाली इंजन की आवाज़ ने कई ज़ॉम्बी को आकर्षित किया, लेकिन वे पकड़ने के लिए बहुत धीमे थे। वे केवल मुझे दूर जाते हुए देख सकते थे। बिन्हाई विश्वविद्यालय पहुंचने पर पीछे के ज़ॉम्बी के बड़े समूह से छुटकारा पाने के लिए जब मैं एक यादृच्छिक इमारत में प्रवेश करने ही वाला था,
तो मैंने अचानक किसी को चिल्लाते हुए सुना, यहाँ आओ। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मैंने मोटरसाइकिल को त्याग दिया और उस दिशा की ओर भागा। जिस व्यक्ति ने पहले चिल्लाया था उसने मुझे आते देखा और तुरंत खिड़की से हट गया। मैंने एक हाथ से खिड़की के शीशे पर खुद को सहारा दिया और एक ही चिकने प्रवाह में कूदकर कक्षा में चला गया। जियाओ जियाओ का शरीर अकड़ा हुआ था और वह खिड़कियों पर नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए वह बस वहां खिड़की के पास बेवकूफ़ों की तरह खड़ी रही। कई उत्साही छात्र उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें धक्का दे दिया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे संभाल लूँगा। यह कहने के बाद मैंने अपने शरीर का आधा हिस्सा खिड़की से बाहर झुकाया और जियाओ जियाओ के बगल में अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। मैंने बिना ज़्यादा प्रयास के उसे अंदर उठा लिया। इस समय एक लड़के ने, जो एक अमीर युवा मालिक की तरह दिखता था, बात की। तुम निश्चित रूप से वह व्यक्ति हो जिसे मेरे पिता ने हमें बचाने के लिए भेजा है ना? लड़के का नाम डू यांगशेंग था। एक अमीर परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा करते हुए उसने दूसरों को धोखा दिया, यह दावा करते हुए कि उसके पिता लोगों को उन्हें बचाने के लिए भेजेंगे। इसके माध्यम से वह बचे हुए लोगों के इस समूह का नेता बन गया था। मैंने उसके हाथ की उपेक्षा की जो उसने मेरी ओर बढ़ाया था। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? डू यांगशेंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने यह केवल अन्य लोगों के मन में अपना दर्जा बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे इस तरह से शर्मिंदा कर दूंगा। अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए उसने एक नेता के स्वर में बोलना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में, तुम हमारे जैसे ही एक बचे हुए व्यक्ति हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना चाहिए। उसका एक अधीनस्थ उसके पीछे कुछ कदम आगे बढ़ा, मेरा बैकपैक लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके हाथ को थप्पड़ मारकर हटा दिया और पीछे हट गया। तुम क्या कर रहे हो? डू यांगशेंग ने एक न्यायसंगत अभिव्यक्ति बनाई। हम सभी के जीवित रहने के लिए कृपया अपनी आपूर्ति सौंप दें और हम उन्हें एक समान रूप से वितरित करेंगे। यह देखकर मैंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम्हारा जीवित रहना या मरना मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर डू यांगशेंग ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया और खिड़की की ओर इशारा किया। फिर मुझे खेद है, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस समय खिड़की के बाहर ज़ोंबी, जिन्हें मैंने पहले आकर्षित किया था, खिड़की से दबाव डालने और लार टपकाने के लिए हाथापाई कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से मैं अभी नहीं जाने के लिए सहमत नहीं होगा। इसके अलावा मैंने अपनी यात्रा का उद्देश्य भी हासिल नहीं किया था। यहाँ इतनी सारी कक्षाएं हैं, मैं कुछ दिन रहने के बाद स्वाभाविक रूप से चला जाऊंगा। मेरे संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति छात्र डू यांगशेंग की बात सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने उत्साहित होकर मेरा घेरा कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर डू से इस तरह बात करने की? अगर हमने तुम्हें पहले नहीं बचाया होता तो तुम लंबे समय पहले मर चुके होते। यह सही है, यह एक स्कूल है। तुम्हारे पास एक बाहरी व्यक्ति के रूप में हमारी कक्षा में रहने का क्या अधिकार है? मैं तिरस्कार में फूट नहीं सका। तुम मुझे सर्वनाश में तर्क के बारे में व्याख्यान दे रहे हो। इसके अलावा तो क्या हुआ अगर मैं जबरन रहने के लिए रास्ता बनाता हूं? क्या ये संरक्षित फूल जिन्होंने कभी खून नहीं देखा मुझसे लड़ने की हिम्मत करेंगे? कोई व्यक्ति जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बच गया है। जैसे ही दोनों पक्ष गतिरोध पर थे, एक महिला जो एक लंबी स्कर्ट पहने हुए थी, जिसकी ताज़ा और परिष्कृत उपस्थिति थी, अंदर चली गई। यहाँ क्या चल रहा है? डू यांगशेंग आगे बढ़ा और उसके बगल में खड़ा हो गया। यूलान, यह व्यक्ति हमारे साथ यहाँ रहना चाहता है। हम उसे बाहर निकालने ही वाले हैं। सु यूलान ने अपनी भौहें चढ़ा ली। अगर वह रहना चाहती है तो उसे रहने दो। हमारे पास यहाँ इतनी खाली कक्षाएं हैं, तुम्हें उसे क्यों निकालना है? क्या तुम उसे मौत के घाट नहीं उतार रहे हो? हर कोई तितर बितर हो जाओ। छात्रों ने डू यांगशेंग को हिचकिचाहट से देखा। केवल तभी जब उसने सिर हिलाया तो हर कोई तितर बितर हो गया। इस समय सु यूलान की नज़र मुझसे गुजरी और मेरे पीछे से जियाओ जियाओ पर पड़ी। क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? वह वास्तव में सुंदर है, कुछ हद तक। हेलो छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लेकिन उसके उत्साह को चे जियाओ जियाओ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह देखकर मैं जल्दी से समझाने के लिए आगे बढ़ा। वह सिर्फ रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस पहन रही है। मेरी बहन थोड़ी अंतर्मुखी है और बात करना पसंद नहीं करती। इस पर ध्यान मत दो। दूसरे पक्ष ने आसानी से मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। आखिरकार
आजकल कोई ज़ोंबी नहीं थे जो लोगों पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करते थे। फिर तुम अभी के लिए यहाँ रह सकती हो, मंजिल से मंजिल तक सुरक्षित हैं। तुम कोई भी खाली कक्षा चुन सकती हो, लेकिन याद रखना, मंजिल और उसके ऊपर बेहद खतरनाक हैं। जल्द ही दोपहर हो गई। गोदाम नामक एक कक्षा के सामने 1 दर्जन से अधिक छात्र लाइन में खड़े थे। वे सभी आज का भोजन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को केवल कुछ बिस्कुट मिले। जहां तक डू यांगशेंग की बात है, वह गोदाम में धोखाधड़ी से प्राप्त चिकन लेग खा रहा था। लेकिन तभी हर किसी ने मांस की एक मजबूत सुगंध सूंघी। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने लाइन छोड़ दी और गंध का पीछा करते हुए नीचे की ओर भागे। इस समय दूसरी मंजिल पर एक कक्षा में मैं खाना पकाने के लिए आग जला रहा था। हर कोई लालची आंखों से मुझे देख रहा था। यह देखकर डू यांगशेंग कक्षा में चला गया। दोस्त, क्या मैं तुम्हारे खाने के लिए अपना भोजन व्यापार कर सकता हूं? मैंने सीधे मना कर दिया। तुम्हारा फफूंदी लगा और भयानक भोजन न केवल किसी का पेट भर सकता है, बल्कि स्वाद भी बुरा लगता है। डू यांगशेंग फिर से भीख मांगना चाहता था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और मांस से भरा एक कटोरा लेकर कक्षा से बाहर चला गया। इसे खाना चाहते हो? हर कोई उत्सुकता से सिर हिलाने लगा। मैंने अपना गला साफ किया। तुम में से कौन वास्तुकला में प्रमुख है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई चुप हो गया। लंबे समय के बाद आखिरकार किसी ने बात की। वास्तुकला विभाग का शिक्षण भवन एक अन्य भवन में है। सबसे अधिक संभावना है। वहां हर कोई पहले से ही ज़ोंबी में बदल चुका है। यह सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। यहाँ मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित घर के लिए नीले नक्शे डिज़ाइन करने वाले किसी व्यक्ति को खोजना था। ऐसा लगता है कि अब यह असंभव था, लेकिन तभी भीड़ से एक छोटी सी आवाज़ आई। मैं वास्तुकला में प्रमुख हूँ। हर कोई आवाज़ की दिशा में देखने के लिए मुड़ा और देखा कि वक्ता एक छोटी और काले फ्रेम वाले चश्मे वाली लड़की थी, जो थोड़ी सादी दिखती थी। इतनी सारी आंखों द्वारा घूरे जाने से लड़की मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन तंत्रिका हो गई। मैंने इस लड़की को संदेहजनक नज़रों से देखा। उसका डरपोक स्वरूप यह संदेह करना मुश्किल बना रहा था कि वह भोजन और पेय के लिए धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों में तिरस्कार को महसूस करते हुए छोटी वाली लड़की ने अपना साहस जुटाया। मेरा नाम क्यूई ले है। मैं अपने प्रमुख में पहले स्थान पर हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम अन्य छात्रों से पूछ सकते हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन क्या तुम नीले नक्शे खींच सकती हो? दूसरे ने अचानक सिर उठाया और मुझे आश्चर्य से देखा। स्वाभाविक रूप से मैंने उस पर बिना किसी कारण के विश्वास नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे सामने प्रकट हुआ सिस्टम पैनल। नाम क्यूई ले, पहचान वास्तुकला प्रमुख छात्र, पसंदगी हाथ पकड़ना पुरस्कार, सौर ऊर्जा उत्पादन उपकरण, सीवेज शुद्धिकरण उपकरण, पहला चुंबन पुरस्कार, निगरानी प्रणालियों का एक सेट, पूर्ण रणनीति पुरस्कार, स्वचालित बुर्ज और बुर्ज, विशिष्ट गोला, बारूद के राउंड। वाह, प्रत्येक पुरस्कार अगले से अधिक उपयोगी है। अगर मैं उन सभी को प्राप्त कर सकता तो यह सुरक्षित घर में बहुत सुधार करता। मेरे सवाल सुनकर क्यूई ले ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हाँ, मैं कर सकती हूँ। फिर क्या तुम कुछ और विशेष वास्तुशिल्प डिज़ाइन नीले नक्शे खींच सकती हो? क्यूई ले के छोटे सिर में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन भोजन पाने के लिए उसने अभी भी सहमति व्यक्त की। अच्छा, मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा। वेतन प्रतिदिन 1 कटोरी मांस और 1 कटोरी सब्जियां हैं। क्यूई ले ने सोचा था कि थोड़ा सा मांस मिलना भी अच्छा होगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सब्जियां भी होंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी नौकरी स्वीकार कर ली। जब कुछ लोग खुश होते हैं तो अन्य दुखी होते हैं। डू यांगशेंग ने मुझे एक क्रूर नज़र से देखा, फिर अपने अधीनस्थों के साथ चला गया। जब वे सीढ़ियों पर पहुंचे तो झांग वेई नामक एक अधीनस्थ ने पहले बाएं और दाएं देखा, पुष्टि की कि कोई पीछा नहीं कर रहा है। फिर कहा, यंग मास्टर डू, यह आदमी बहुत अहंकारी है, क्या हमें उसे मार देना चाहिए? डू यांगशेंग ने एक पल के लिए सोचा। नहीं, तुमने देखा कि दिन के दौरान ज़ोंबी से निपटने में वह कितना कुशल था। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस समय डू यांगशेंग से अधिक किसी को मुझे सबक सिखाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी ताकत ने इसकी अनुमति नहीं दी। अधीनस्थ झांग वेई कुछ और कहना चाहता था, लेकिन डू यांगशेंग पहले ही चला गया था। झांग वेई ने उसकी पीठ को देखा और ठंडे स्वर में फुफकार मारी, हम्फ, तुम खा पीकर अपना दिल भर लेते हो, उसके भोजन को तुच्छ समझते हो,
लेकिन मैं अभी भी भूखा हूं। कोई रास्ता नहीं। मुझे उसकी आपूर्ति प्राप्त करने का कोई तरीका खोजना होगा। दूसरी ओर क्यूई ने अपना भोजन समाप्त करने के बाद उसने अपने होठों को अनिच्छा से चाट लिया। यह देखकर मैंने पूछा, कुछ और चाहिए? क्यूई ने सिर हिलाया। नहीं, धन्यवाद। मैंने आज के लिए अपना इनाम पहले ही खा लिया है। अगर मैं कल के इनाम को पहले ही खर्च कर दूंगी तो मुझे कल भूखा रहना पड़ेगा। ये शब्द मुझे थोड़ा रोकते हैं। तो चलो काम पर लग जाओ। क्यूई के सहमत होने के बाद वह तुरंत काम मोड में आ गई। उसने अपना बैकपैक खोला और उसमें से एक लैपटॉप निकाला। मुझे अपनी आवश्यकताएं बताओ। मुझे वर्ग मीटर के फर्श क्षेत्र के साथ एक सुरक्षित घर के लिए एक नीला नक्शा चाहिए। सुरक्षा घर को अत्यधिक टिकाऊ होना चाहिए। इसे एक गोदाम, भागने का रास्ता, आराम क्षेत्र और बाथरूम की भी आवश्यकता है। वर्ग मीटर एक सुरक्षित घर के लिए अभी भी बहुत छोटा है, क्योंकि हमें रोपण और प्रजनन क्षेत्रों के लिए जगह आरक्षित करने की भी आवश्यकता है ना? मैंने आश्चर्य से क्यूई को देखा। यह लड़की मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक विचारशील लगती थी। अच्छा बिंदु, तो तुम्हें विस्तार के लिए जगह भी छोड़ने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ, मैं अभी काम शुरू कर दूंगी। यह है लड़की मैंने जितना सोचा था। सुनकर मैंने उत्साहित होकर उससे पूछा, ब्लूप्रिंट खत्म करने में कितना समय लगेगा? लगभग 10 दिन या उसके आसपास। अगर बाद में संशोधनों की आवश्यकता होती है तो 2 या 3 दिन और लगेंगे। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी भौहें चढ़ा लीं। मेरी पिछली जीवन की यादों के अनुसार 1 सप्ताह से अधिक समय में एक ठंडी लहर आएगी। अगर हम उससे पहले सुरक्षित घर में नहीं जा सकते तो हमें इस हवादार शिक्षण भवन में ठंड सहनी पड़ेगी। मुझे चाहिए कि तुम दिनों के भीतर ब्लूप्रिंट खत्म कर दो। क्या तुम्हें आत्मविश्वास है? क्यूई पहले तो हिचकिचाई, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। कोई समस्या नहीं। दिन, बस दिन। जल्द ही बाद में। मैंने सुरक्षित घर बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने के लिए जियाओ को छत पर ले गया। जल्द ही मुझे स्कूल के पीछे एक खुली जगह मिल गई। सामने स्कूल की इमारतों द्वारा इसे ढालने के साथ और पीछे एक पहाड़ होने के कारण जब तक कोई स्कूल में प्रवेश नहीं करता तब तक इसे ढूंढना मुश्किल होगा। इसके अलावा यहाँ कम ज़ॉम्बी थे। मैंने अपनी बेसबॉल बैट उठाई, ज़ॉम्बी को साफ करने के लिए तैयार हो गया। मैं पहली मंजिल की खिड़की से बाहर निकला और चारों ओर देखा। पास में ज़ॉम्बी भटक रहे थे। भले ही मैंने सावधानी से एक ज़ॉम्बी को मार डाला, मैंने अभी भी अन्य 3 को आकर्षित किया। सबसे आगे दौड़ने वाला एक टी शर्ट पहने हुए था और जीवित रहते समय पी का छात्र लगता था। अन्य धीमी गति से चलने वाले ज़ॉम्बी के विपरीत पी छात्र ज़ॉम्बी बहुत तेज दौड़ता था। मैं शांत रहा, एक साइड स्टेप के साथ बच गया और फिर अपने बल्ले से उस पर प्रहार किया। अपेक्षित पी छात्र ज़ॉम्बी उस हिट लेने के बाद भी हिल सकता था। मैंने तुरंत इसे फिर से मारा। इस समय तीसरा ज़ॉम्बी भी करीब आया। मैंने अपना पैर बढ़ाया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया, फिर लगातार 2 बार मारा। इस समय अंतिम ज़ॉम्बी मेरी ओर झपटा। मेरे पास उठने का समय नहीं था और मुझे ज़मीन पर धकेल दिया गया। ज़ॉम्बी का खूनी मुंह मेरे बेसबॉल बल्ले पर काट गया। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। मैंने कोसा और ज़ॉम्बी को अपने से फेंकने की कोशिश की, लेकिन कई बार असफल रहा। जब मैं एक और प्रयास के लिए अपनी सारी ताकत जुटा रहा था तो अचानक एक पतली छोटी हाथ ने ज़ॉम्बी की गर्दन पकड़ ली और उसे बाहर फेंक दिया। मैंने आश्चर्य से सिर घुमाया और पाया कि छोटे हाथ का मालिक वास्तव में जियाओ था। इस समय जिस ज़ॉम्बी को बाहर फेंक दिया गया था वह फिर से चार्ज करने लगी। इससे पहले कि मैं उठ पाता, जियाओ ने तुरंत ज़ॉम्बी की गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से मोड़ दिया। एक क्रैक की आवाज़ सुनी गई और ज़ॉम्बी अपना सिर झुकाए ज़मीन पर गिर गई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जियाओ जो इतनी नाजुक दिखती है, इतनी महान ताकत रखती है। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था, वह वास्तव में विकसित हुई है। इससे पहले जब मैंने जियाओ की त्वचा को हल्के भूरे से गुलाबी में बदलते देखा तो मुझे इस संदेह का थोड़ा थोड़ा करके पता चला और अब इसकी पुष्टि हो गई। मैंने जांच के लिए सिस्टम पैनल खोला और पाया कि जियाओ की पसंदगी बढ़कर हो गई थी। वह सामान्य महिलाओं से वास्तव में बहुत बेहतर है। शानदार बैग या कॉस्मेटिक की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक भोजन है, वह मेरी रक्षा भी कर सकती है। मेरी नज़र के नीचे जियाओ के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, जैसे कि वह नहीं थी जिसने अभी कार्रवाई की थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने ज़ॉम्बी सफाई का काम जारी रखा।
चे जियाओ जियाओ तभी मदद करती थी जब मैं जानलेवा खतरे में होता था, अन्यथा वह बस चुपचाप देखती रहती थी। ऐसा लगता है कि उसे मेरे लिए काम करवाने के लिए मुझे उसकी पसंदगी बढ़ाते रहने की ज़रूरत है। शाम ढलने तक मैं शिक्षण भवन की ओर वापस जाने के लिए रवाना हुआ। मैं पुरुषों के आराम घर में गया, अपने कपड़े उतारने और खून के धब्बे धोने की तैयारी कर रहा था जब मैंने चे जियाओ जियाओ को मेरे पीछे आते देखा। यह पहली बार था जब मैंने एक महिला के सामने स्नान किया था। भले ही यह अजीब लगा, वह आखिरकार एक ज़ॉम्बी थी। जल्द ही अपना स्नान समाप्त करने के बाद मैं साफ कपड़े पहनने ही वाला था कि मैंने अचानक चे जियाओ जियाओ को देखा। मुझे नहीं पता कि ज़ॉम्बी पसीना बहाते हैं या नहीं, लेकिन पहले की लड़ाई से उसके शरीर पर भी बहुत खून लगा हुआ था, इसलिए मैंने उसे भी धोने का फैसला किया। इस समय चे जियाओ जियाओ सीधे मेरी तरफ देख रही थी। भले ही मुझे पता था कि उसे लिंग के अंतर की कोई अवधारणा नहीं है, मेरा चेहरा अभी भी थोड़ा लाल हो गया। मैंने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से चे जियाओ जियाओ को कपड़े उतार दिए। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद ने मेरी आंखों को लगभग अंधा कर दिया। बस इसे देखने से मेरा खून उबलने लगा। मैंने जल्दी से अपने दिल में अपने आप से कहा, वह एक ज़ॉम्बी है। थोड़ा शांत होने के बाद मैंने जल्दी से उसे धोना शुरू कर दिया। 1 मिनट बाद स्नान समाप्त हो गया। मैंने ऊपर देखा और चे जियाओ जियाओ से आंख मिलाई। ठीक है, तुम अब अधिक आरामदायक महसूस करनी चाहिए, लेकिन वह बस सीधे मेरी आंखों में देखती रही। पहले के विपरीत चे जियाओ जियाओ की आंखों में भावनात्मक उतार चढ़ाव लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ मेरी भ्रम थी, इसलिए मैं निरीक्षण करने के लिए करीब झुका। लेकिन अगले ही पल चे जियाओ जियाओ का शरीर अचानक आगे की ओर झुक गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह मुझ पर इस तरह हमला करेगी, इसलिए मेरे पास बचने का समय नहीं था। लेकिन मैंने जो पागल काटने की कल्पना की थी, उसके विपरीत मेरे होठों से एक नरम और थोड़ा मीठा स्पर्श आया। मेरी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। जब तक सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, तब तक मैं अपने होश में आ गया। बधाई हो होस्ट, पहला चुंबन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। जब ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन विकसित हो जाती है, तो आप ज़ॉम्बी वायरस संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षित हो जाएंगे। सिस्टम पैनल पर चे जियाओ जियाओ की पसंदगी को देखते हुए मैं फिर से चौंका। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण स्नान उसकी पसंदगी को सीधे पसंद चरण तक बढ़ा देगा। मैंने सिस्टम पैनल बंद किया और चे जियाओ जियाओ से पूछा, क्या तुम्हारे पास अब भावनाएं हैं? चे जियाओ जियाओ ने अपना सिर झुकाया, थोड़ा प्यारा और उलझन में दिख रही थी। जाहिर है वह ऐसा जटिल शब्द नहीं समझ सकती थी, इसलिए मैंने एक सरल प्रश्न में बदल दिया, क्या तुम समझती हो कि मैं क्या कह रहा हूं? इस बार उसने सिर हिलाया। मैंने कुछ और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन थोड़े और जटिल सामने आने पर चे जियाओ जियाओ मूर्छित हो जाती थी। उस स्थिति में चे जियाओ जियाओ को अकेले कार्य करने देना अभी भी व्यवहार्य नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसकी पसंदगी बढ़ती गई, शायद वह पूरी तरह से मानवीय भावनाओं को पुनर्प्राप्त कर लेगी, और उस समय तक वह निश्चित रूप से अधिक जटिल निर्देशों को समझ जाएगी। लेकिन अभी के लिए हमें पहले बाथरूम से बाहर निकलना चाहिए। कक्षा में वापस क्यूइले से पूछकर मुझे मिनी फायर स्टेशन का स्थान पता चला। यह प्रशासनिक भवन के गेट के ठीक बगल में था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें खेल के मैदान पर ज़ॉम्बी के चारों ओर जाना पड़ता। मैंने चुपचाप इस जानकारी को याद किया, फिर क्यूइले से कहा कि वह वापस जाकर आराम करे। जल्द ही कक्षा में केवल चे जियाओ जियाओ और मैं रह गए थे। मैंने ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन निकाली और सीधे अपनी बाह में इंजेक्ट कर दी। दवा की पूरी ट्यूब को अंदर धकेल दिया। इस तरह ज़ॉम्बी का मेरे लिए खतरा और भी छोटा हो गया। इस समय शिक्षण भवन की तीसरी मंजिल पर 2 आकृतियां सीढ़ियों की ओर रेंग रही थीं। उनमें से एक चिंतित दिख रहा था। क्या हम वास्तव में ऐसा करके ठीक रहेंगे? दूसरे ने तिरस्कार से कहा, क्या गलत हो सकता है? लड़ाई में वह चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उनमें से केवल 2 ही हैं, और उनमें से एक छोटी लड़की है। मैंग है। क्या तुम एक लड़की से भी डरते हो? यह व्यक्ति वास्तव में झांग वेई था। जल्द ही वे दोनों उस कक्षा की ओर रेंग गए जहां मैं था। कक्षा के आगे और पीछे दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन यह कक्षा छोड़ने के समृद्ध अनुभव वाले झांग वेई को नहीं रोक सका। उसने खिड़की से दबाव डाला, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की और उसे खोल दिया, फिर एक फ्लिप के साथ कूद गया। मैंग है झांग वेई की तरह फुर्तीला नहीं था। पहले उसने एक पैर खिड़की पर रखा और उसे फैलाया, लेकिन जैसे ही वह दूसरा पैर डालने ही वाला था, उसने कक्षा में एक छोटी आकृति को सीधा बैठे देखा।
वह इतना डर गया कि वह हकलाने लगा। झांग वेई, कोई है यहाँ? झांग वेई तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे केवल अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस हुआ। एक पतली भुजा ने उसे छेद दिया था। मैंग हेई बुरी तरह डर गया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी छाती भी एक हाथ से छेद दी गई। चे जियाओ जियाओ ने अपने हाथों पर खून को देखा और अचानक उसके दिमाग में भूख की एक लहर महसूस हुई, जिससे उसे खून चाटने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन अंत में उसने खुद को नियंत्रित कर लिया। अगले दिन जब मैं जागा तो मैंने चे जियाओ जियाओ को उत्साहित होकर मुझे अपने हाथों पर खून दिखाते देखा। मेरी आंखें संकरी हो गईं। यहाँ क्या चल रहा है? चे जियाओ जियाओ ने फिर खिड़की की ओर देखा। मैंने उसकी नज़र का पीछा किया और ज़मीन पर एक व्यक्ति को लेटा हुआ देखा और दूसरा खिड़की के सहारे झुका हुआ था। दोनों की छाती में बड़े छेद थे। लाशों के बगल में ज़मीन पर एक नंचकू भी था। यह देखकर मैं तुरंत सब कुछ समझ गया। इस समय चे जियाओ जियाओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इसे आगे पीछे हिलाया। मैं तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है, इसलिए मैं उसे बाथरूम ले गया ताकि उसके हाथों से खून धो सकूं। कक्षा में वापस मैंने 2 लाशों को खिड़की से बाहर फेंक दिया था कि क्यूई ले लैपटॉप लेकर आ गई। उसने मुझे अभिवादन में सिर हिलाया, फिर डेस्क पर चली गई और काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद डू यांगशेंग का कष्टप्राय चेहरा कक्षा के दरवाजे पर दिखाई दिया। झांग वेई कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? यह देखकर मैं शांत दिखा। झांग वेई कौन है? मेरे साथ बहस मत करो। वह हरा रंगे बालों वाला है। मुझे अचानक एहसास हुआ तो पिछली रात के 2 लोगों में से एक का नाम झांग वेई था, लेकिन मैंने अभी भी कुछ नहीं जानने का नाटक किया और जवाब दिया, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मैं किसी झांग वेई को नहीं जानता। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? वह पहले या बाद में गायब नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ही तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? तुम भौंक क्यों रहे हो? अगर कोई गायब है तो उन्हें खोजो, यहाँ बकवास करना बंद करो। उनके तर्क की आवाज़ ने कई छात्रों को आसपास इकट्ठा होकर देखने के लिए आकर्षित किया, जिसमें सू यूलान भी शामिल थी। उसने उलझन में पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? डू यांगशेंग की आवाज़ थोड़ी नरम हो गई। झांग वेई और मेंग हेई गायब हैं। एक पल सोचने के बाद सू यूलान ने कहा, क्या वे आपूर्ति की तलाश में बाहर गए होंगे? असंभव। मेरे आदेश के बिना वे बिना अनुमति के बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने मौका लेकर टोका, हाँ, क्या तुम इतने आश्वस्त हो कि वे तुम्हारी बात मानेंगे? शायद उन्होंने लंबे समय से तुम्हें नापसंद कर दिया है और तुम्हारे सोते समय भाग गए हैं। डू यांगशेंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह चाहता था कि वह मुझ पर वहीं हमला कर दे, लेकिन दुर्भाग्य से वह मुझे नहीं हरा सका। सू यूलान तनावपूर्ण माहौल को आसान बनाना चाहती थी। शायद वे किसी काम के लिए बाहर गए होंगे और बाद में वापस आ जाएंगे। चलो धैर्य रखें और इंतज़ार करें। मैं इस बार यूलान पर भरोसा करूंगा, लेकिन अगर वे आज रात तक वापस नहीं आए तो मैं तुमसे निश्चित रूप से स्पष्टीकरण लूंगा। कठोर शब्द कहने के बाद डू यांगशेंग ठंडे चेहरे के साथ चला गया। गोदाम से गुजरते समय चश्मा पहने व्यक्ति जो गोदाम का प्रभारी था ने उसे रिपोर्ट किया, यंग मास्टर डू, गोदाम में भोजन लगभग खत्म हो गया है, फिर अधिक खोजने के लिए किसी को भेजो। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। जैसे ही चश्माधारी व्यक्ति जाने ही वाला था, उसे डू यांगशेंग ने रोक दिया। रुको, मैं तुम्हें एक नई सूची दूंगा, जो उस पर है उसके अनुसार व्यवस्था करो। और सूची पर नाम उन सभी छात्रों के थे जो उसकी बात नहीं मानते थे। ऐसे लोग सिर्फ छात्र शिविर में मुसीबत बनाने वाले थे। उन्हें आपूर्ति की तलाश में बाहर भेजना बेहतर होगा। अगर वे बाहर मर गए तो यह सिर्फ भोजन की खपत को कम कर देगा। यह बस एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना था। यह सोचकर डू यांगशेंग के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान धीरे धीरे प्रकट हुई। इस डर से कुछ ही दिनों में शिविर में केवल वे छात्र बचे रहेंगे जो मेरी बात बिना शर्त मानते हैं, और फिर वह उस आदमी को सबक सिखा सकता है जिसने उसे पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। अचानक पास से एक मोहक आवाज़ आई, यंग मास्टर डू, तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। डू यांगशेंग ने ऊपर देखा और देखा कि शानदार कपड़े पहने झांग मियाओ मियाओ चली आ रही है। तुम यहाँ क्यों हो? यूलान कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? एक सहपाठी को बुखार है, वह उनकी देखभाल करने में मदद कर रही है। यह सुनकर डू यांगशेंग का चेहरा विकृत हो गया। अगर सू यूलान अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है तो क्या मैं इस मौके का इस्तेमाल कुछ तनाव दूर करने के लिए नहीं कर सकता? यह सोचकर डू यांगशेंग की नज़र झांग मियाओ मियाओ की ओर
धीरे धीरे असामान्य हो गई। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था? झांग मियाओ मियाओ ने अपने होठों को काट लिया। क्या मैं तुम्हें तब भी ढूंढ सकती हूँ जब कुछ गलत नहीं है? बिल्कुल तुम कर सकती हो। संयोग से मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। झांग मियाओ मियाओ की आंखों में शर्मिंदगी की एक झलक चमक उठी। ओह, बंद करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। यह देखकर डू यांगशेंग ने अपने निचले पेट में गर्मी महसूस की। एक अकथनीय इच्छा उमड़ रही थी। उसने अधीरता से झांग मियाओ मियाओ की कमर पर अपना हाथ डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने इसे टाल दिया। यंग मास्टर डू, क्या तुम दूसरों द्वारा देखे जाने से नहीं डरते? मैं इतनी शर्मिंदा हूँ। यह सुनकर डू यांगशेंग हौस पड़ा। इसके बारे में क्या है? मैं बस गोदाम में आपूर्ति की जांच करने जा रहा था। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? झांग मियाओ मियात ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। वे दोनों एक के बाद एक गोदाम में चले गए। पीछे रह गए डू यांगशेंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह झांग मियाओ मियाओ को चूमने के लिए इंतज़ार नहीं कर सका, लेकिन झांग मियाओ मियाओ एक फ्लैश में बच गई। चिंता में अपना सिर खुजलाते हुए डू यांगशेंग ने पूछा, फिर क्या हुआ? सबसे पहले झांग मियाओ मियात ने गोदाम में आपूर्ति पर एक नज़र डाली। फिर उसने ऐसे बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यंग मास्टर डू, ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत अधिक भोजन नहीं बचा है। डू यांगशेंग ने अनौपचारिक रूप से जवाब दिया, यह मेरे पिता के लोगों के आने तक चलने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। बाद में अगर कोई हमें ढूंढ लेता है तो अच्छा नहीं होगा। झांग मियाओ मियाओ ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। यंग मास्टर डू, क्या तुम्हारे पिता वास्तव में तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकते हैं? डू यांगशेंग अचानक जम गया और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन झांग मियाओ मियाओ ने अचानक विषय बदल दिया। उसने अपना मुंह ढंक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, मैं बस बेतरतीब ढंग से अनुमान लगा रही थी। बहुत घबराओ मत। वैसे मुझे अभी याद आया, युलान ने मुझे उसकी मदद करने के लिए कहा था। अलविदा यंग मास्टर डू। यह कहने के बाद झांग मियाओ मियात चली गई। डू यांगशेंग को अकेले वहां अजीब ढंग से खड़ा छोड़ दिया। वह बिल्कुल एक जोकर की तरह दिख रहा था। दूसरी ओर जब मैं ज़ोंबी साफ कर रहा था तो मैंने अचानक दूर से किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। मैंने अपनी बेसबॉल बैट पकड़ी और उस दिशा में देखा। मैंने एक इमारत की खिड़की पर एक महिला को मुझ पर जोर जोर से चिल्लाते देखा। इससे मैं शिकायत नहीं कर सका। यह धत औरत मौत मांग रही है। सर्वनाश की दुनिया में जोर से चिल्लाना वास्तव में एक बेवकूफ़ चीज़ है। मुझे पता था कि वह मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि महिला की चीखों ने मेरी गलती से मदद की। खुले क्षेत्र में ज़ोंबी ने शोर सुना और धीरे धीरे ध्वनि की दिशा में चल पड़े। मैंने चे जियाओ जियाओ से कहा, चलो चलते हैं, हम आज जल्दी काम खत्म कर सकते हैं। लेकिन इससे इमारत में महिला घबरा गई। वे कहाँ जा रहे हैं? क्या उन्होंने मेरी मदद के लिए चीख नहीं सुनी? चारों ओर और अधिक ज़ोंबी इकट्ठा होते देखकर उसे अपना मुंह बंद करना पड़ा। वह नीचे बैठ गई और रोने लगी। कक्षा में वापस मैंने क्यूईले से पूछा, क्या तुमने अभी एक महिला को चिल्लाते हुए सुना? क्यूईले ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि यह शिक्षिका निंग थी। शिक्षिका निंग? क्या तुम उन्हें जानती हो? वह हमारे स्कूल की स्कूल डॉक्टर हैं। मैंने एक पल के लिए सोचा, तुम चाहती हो कि मैं जाकर उसे बचाऊं? मेरे सवाल ने क्यूईले को एक पल के लिए रोक दिया, जबकि उसने माउस पकड़ रखा था। मैं सिर्फ इतना सोचती हूं कि वह तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकती है, उसने कहा। वैसे वह इमारत प्रशासनिक भवन है। मैं समझता हूं, मैंने कहा। यह कहने के बाद मैंने चे जियाओ जियाओ को नहलाने के लिए ले गया। 2 और दिन बीत गए। बचे हुए छात्रों की संख्या फिर से कम हो गई। जब मैं पहली बार आया था तो लगभग बचे हुए छात्र थे। अब शायद केवल से अधिक बचे हैं। उसी समय आतंक की भावना फैलने लगी। उस दिन मैंने चे जियाओ जियाओ की ओर इशारा करते हुए क्यूईले से कहा, मेरी मदद करो, उस पर नज़र रखो। मैं प्रशासनिक भवन जा रहा हूं। उसे साथ ले जाना असुविधाजनक है। मैंने उसे बचाने जाने के लिए 2 दिन इंतजार किया ताकि निंग याओ पूरी तरह से निराश हो जाए। इस तरह जब मैं उसे बचाने जाऊंगा तो वह मेरे प्रति अत्यधिक आभारी होगी। आधे घंटे बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा। हालांकि यहाँ 1 दर्जन से अधिक ज़ोंबी भटक रहे थे। पीछे से आश्चर्यचकित करके उन सभी को बाहर निकालना असंभव था, इसलिए मुझे इसे जल्दी खत्म करना पड़ा। मैंने एक गहरी सांस ली और मिनी फायर स्टेशन की ओर भागा।
ज़ोंबी ने तुरंत मेरी ओर ध्यान दिया और मुझे घेरते हुए दहाड़ लगाई। यह देखकर मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और ज़ोंबी के घेरने से पहले मिनी फायर स्टेशन तक पहुंच गया। मैंने 2 वॉकी टॉकी, एक फायर एक्स और एक एस्केप रस्सी ली और उन सभी को ले जाने के लिए पैक कर दिया। जैसे ही मैं आपूर्ति की खोज में ध्यान केंद्रित कर रहा था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उस समय ज़ोंबी मुझसे केवल मीटर दूर थे। सौभाग्य से मैंने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और प्रशासनिक भवन में जल्दी से घुस गया। तीसरी मंजिल पर बाथरूम के अंदर निंग याओ पहले से ही थोड़ी बेहोश थी। अपनी बेहोशी की स्थिति में उसने हल्के से एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाया गया हो। फिर एक आदमी की आवाज़ आई, क्या वह मर चुकी है? कितना दुर्भाग्यपूर्ण, मैं बहुत देर से आया। निंग याओ ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं अभी भी जीवित हूँ, कृपया मुझे बचाओ। मैंने उसे एक बेसबॉल बैट फेंकी और पूछा, क्या तुम अभी भी हिल सकती हो? अगर तुम जीना चाहती हो तो हथियार को ठीक से पकड़ो। निंग याओ ने अपने दांत पीस लिए, दीवार के सहारे खड़ी हो गई और खड़ी हो गई। मैं कर सकती हूँ, उसने कहा। मैंने निंग याओ को कमरे से बाहर निकाला और एक ज़ोंबी को हमारी ओर आते देखा। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और ज़ोंबी के सिर पर कुल्हाड़ी मारी। सिर्फ एक हिट के साथ ज़ोंबी ने हिलना बंद कर दिया। यह देखकर मैं सिस्टम करने में मदद नहीं कर सका। यह कुल्हाड़ी वास्तव में उपयोग करने में आसान है। मेरे पीछे की निंग याओ हैरान रह गई। वह सोच रही थी, वह ज़ोंबी को इतनी आसानी और बेपरवाही से कैसे मार सकता है। इससे पहले कि वह होश में आती, मैं पहले ही सीढ़ियों पर चला गया था। वह मेरे पीछे भागी। सीढ़ियों पर कई ज़ोंबी थे, जिनमें से सभी मेरे पीछे प्रशासनिक भवन में आ गए थे। पहले बाहर का इलाका बहुत खुला था। अगर मैं घिर गया होता तो मुझे एक ही समय में सभी दिशाओं से हमलों का सामना करना पड़ता, लेकिन अब केवल एक सीढ़ी थी, इसलिए एक समय में केवल एक ज़ोंबी मुझ पर हमला कर सकता था। स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। इसके अलावा चूंकि मैं ऊंचे स्थान पर था, मैं आसानी से ज़ोंबी के सिर और गर्दन पर वार कर सकता था। कुछ ही मिनटों में सीढ़ियां ज़ोंबी लाशों से ढक गईं। निंग याओ फिर से स्तब्ध रह गई और मेरी छवि उसके दिल में और भी लंबी और अधिक पवित्र हो गई। लेकिन उस समय उसके टखने को अचानक पकड़ लिया गया। उसने नीचे देखा और अपने पैरों पर आधे चेहरे वाली एक महिला ज़ोंबी को देखा। तुरंत निंग याओ इतनी डर गई कि वह अपने पूरे शरीर को मशीन गन की तरह कांपते हुए हिला नहीं सकी। उसकी आंखें भी आंसू से भरी हुई थीं, लेकिन मैं एक तरफ खड़ा रहा और कुछ नहीं किया। क्या तुम उसे बेसबॉल बैट से नहीं मारने वाली? क्या तुम इसे रात में इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहती हो? मेरे शब्दों ने निंग याओ का चेहरा शर्म से लाल कर दिया। उसने बेसबॉल बैट को अपने सिर के ऊपर उठाया, अपनी आंखें बंद कीं और जोर से नीचे फेंका। मैंने यह सब ठंडेपन से देखा। मैंने जानबूझकर इस ज़ोंबी को फिसलने दिया था। मैं सिर्फ निंग याओ को जल्दी से बढ़ने में मदद करने के लिए इस सबसे क्रूर तरीके का उपयोग करना चाहता था। मैंने सिर हिलाया और कहा, अच्छा काम किया। मेरी मंजूरी प्राप्त करने के बाद निंग याओ ने एक अभूतपूर्व आनंद महसूस किया। जल्द ही बाद में क्यूइले खिड़की के पास खड़ी हो गई और उत्साहित होकर बोली, तुम वापस आ गए। चिजियाओ जियाओ उसके बगल में खड़ी थी। उसका भावहीन चेहरा कोई भावना नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसकी आंखें दूरी में आकृति का पीछा करती रहीं। झांग मियाओ मियाओ भी थी, जो इस समत उज्ज्वल आंखों के साथ बाहर की ओर देख रही थी। जब मैं निंग याओ के साथ खिड़की पर पहुंचा तो क्यूइले खिड़की खोलने के लिए ऊपर जाने ही वाली थी, लेकिन झांग मियाओ मियाथ ने उसे हरा दिया। उसने खिड़की खोली और मेरी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसकी उपेक्षा की और सीधे खिड़की से अंदर चढ़ गया। हालांकि निंग याओ ने झांग मियाओ मियाओ का हाथ पकड़ लिया और मुश्किल से अंदर चढ़ गई। स्थिर होने के बाद निंग याओ ने कहा, धन्यवाद। झांग मियाओ मियाथ की मुस्कान थोड़ी मजबूर लग रही थी। आपका स्वागत है शिक्षिका निंग, हमारे साथ शामिल होने पर स्वागत है, उसने कहा। अन्य छात्र निंग याओ के चारों ओर घेरा बनाकर जोर जोर से बात करने लगे। यह स्पष्ट था कि निंग याओ छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थीं। मैंने शोरगुल भीड़ की उपेक्षा की और चिजियाओ जियाओ को ऊपर ले गया। मेरा इंतजार करो। जब निंग याओ ने मुझे जाते देखा तो उसने छात्रों को छोड़ दिया और मेरा पीछा करने के लिए दौड़ पड़ी। छात्रों ने एक दूसरे को उलझन से देखा, आश्चर्यचकित थे कि शिक्षिका निंग ने उन्हें क्यों छोड़ दिया और भाग गईं। इस समत दूसरी मंजिल पर 4 महिलाएं मेरी कक्षा के दरवाजे पर एक साथ प्रकट हुईं। क्यूइले ने
अपना चश्मा ऊपर किया और अन्य 3 महिलाओं को देखा। 4 में से केवल उसके पास यहाँ होने का वैध कारण था। अन्य 3 को यह भी नहीं पता था कि वे यहाँ क्या कर रही हैं। जब मैंने दरवाजे पर 4 महिलाओं को देखा तो मैं भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन मैं जल्दी से ठीक हो गया। मैंने बर्तन का ढक्कन उठाया और एक मजबूत सुगंध ने पूरी कक्षा को भर दिया। जब चारों महिलाओं ने यह सुगंध सूंघी तो वे सभी निगलने में मदद नहीं कर सकीं। मैंने पहले खुद के लिए और जियाओ जियाओ के लिए एक कटोरी परोसी, फिर एक और कटोरी परोसी और क्यूईले को दी। क्यूईले खाते हुए अपनी आंखों में एक गर्वित छोटी नज़र से दूसरों को देखती रही। निंगयाओ कई दिनों से भूखी थी और अब तक केवल शुद्ध इच्छा शक्ति से ही टिकी हुई थी, इसलिए जब उसने गंध सूंघी तो उसकी प्रतिक्रिया सबसे शर्मनाक थी। उसकी लार लगभग नदी की तरह बह रही थी। फिर भी उसने खुद को मेरा धन्यवाद करने के लिए मजबूर किया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अचानक मेरे सामने एक सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। लक्ष्य नाम, निंगयाओ, पहचान, स्कूल डॉक्टर, आकर्षण, हाथ पकड़ना पुरस्कार, मेडिकल किट, मेडिकल स्किल मैनुअल, पहला चुंबन पुरस्कार, ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन, पूर्ण रणनीति अनलॉक पुरस्कार, मेडिकल रूम और सहायक चिकित्सा उपकरण। यह देखकर मेरे मुंह के कोने को संतुष्टि में मोड़ दिया गया। ऐसा लगता था कि मैं पहले उसकी उपेक्षा करने में सही था। उसकी आकर्षण पहले ही बढ़कर हो गई थी। मैंने निंगयाओ की ओर रुख किया और पूछा, कुछ चाहिए? निंगयाओ ने ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ, बेतहाशा। मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें उसी तरह का इलाज दूंगा। प्रतिदिन एक कटोरी मांस और एक कटोरी सब्जियां। हमारे बगल में अपना भोजन करने वाली क्यूईले ने यह सुनकर अचानक महसूस किया कि उसके कटोरे में मांस उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। हालांकि निंगयाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। कोई समस्या नहीं। मैंने फिर उसे एक कटोरी परोसी और वह तुरंत भेड़िए की तरह खाने लगी। यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में भूख से मर रही थी। मैंने फिर बची हुई 2 महिलाओं की ओर देखा। लक्ष्य नाम, सू युलान, पहचान, कला छात्र, पियानो वादक, आकर्षण, हाथ पकड़ना अनलॉक पुरस्कार, पियानो कौशल पहला चुंबन पुरस्कार, संपूर्ण पियानो स्कोर संग्रह, पूर्ण रणनीति अनलॉक पुरस्कार, पियानो कलात्मक प्रतिभा। लक्ष्य नाम, झांग मियाओ मियाओ, पहचान, भौतिकवादी महिला, छात्र, आकर्षण, हाथ पकड़ना अनलॉक पुरस्कार, एक कार, पहला चुंबन पुरस्कार, 1 वर्ग मीटर अपार्टमेंट, पूर्ण रणनीति, अनलॉक पुरस्कार, 1 वर्ग मीटर अपार्टमेंट। अपने दिमाग में सिस्टम से पूछने के बाद मुझे पता चला कि पुरस्कृत कार मेरी पसंद का कोई भी मॉडल हो सकती है। गीली एम ग्रैंड, फेरारी से लेकर ऑफ रोड वाहन, भारी ट्रक और यहां तक कि टैंक तक। इसके अतिरिक्त वर्ग मीटर का अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था। यह मेरे सुरक्षित घर के क्षेत्र को दोगुना कर सकता था। ऐसा लगता था कि झांग मियाओ मियाओ अभी भी उपयोगी हो सकती है। जहां तक सू युलान के पुरस्कारों का सवाल है, वे बेकार थे। झांग मियाओ मियाओ ने तेजी से मेरी नज़र में बदलाव पर ध्यान दिया। उसने अपने बाल फेंके और एक चंचल आवाज में कहा, क्षमा करें, क्या मैं भी आपके लिए काम कर सकती हूँ? उसके बगल में क्यूईले ने यह सुनकर तुरंत पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसे मतली महसूस हुई, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि झांग मियाओ मियाओ की छेड़छाड़ काम करेगी। आखिरकार उसकी छाप में मैं केवल उन लोगों को लेता था जो मेरे लिए उपयोगी थे। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए मैंने सीधे सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। जरूर, वेतन उन दोनों के समान है। क्यूईले की आंखें तुरंत फैल गईं। झांग मियाओ मियाओ क्या कर सकती है? वह मेरे जैसा ही इलाज क्यों देती है? इस समय झांग मियाओ मियाथ ने मैंने जो कटोरा दिया था उसे ले लिया और उसकी उंगलियां गलती से मेरे हाथ को छूती हुई लग रही थीं। उसने मुझे एक चंचल नजर भी दी। धन्यवाद बॉस। एक बर्तन मांस ने 3 सुंदर महिलाओं को मेरे लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। पहले किसने कल्पना की होगी? मैंने अंतिम सू युलान को देखा। इससे पहले कि मैं बोलता, उसने खुद कहा, मैं नौकरी ढूंढने नहीं आई हूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आपके पास अन्य छात्रों के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त भोजन है? मैंने चंचलतापूर्वक मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में अब कोई सोचता है कि उसके पास बहुत अधिक भोजन है? सू युलान कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। वह जानती थी कि उसका अनुरोध बहुत अधिक था, लेकिन छात्रों का भोजन खत्म हो गया था।
निंग्याओ को वापस बचाने के लिए मुझे इतना जोखिम उठाते देखकर वह भोलेपन से सोचती थी कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो तुम अभी जा सकती हो। मुझे यह कहते देखकर सू युलान के पास और अधिक रुकने का कोई कारण नहीं था। उसने अपना सिर लटकाया और कक्षा से बाहर चली गई। उसके अकेले पीछे को देखते हुए जांग मियाओ मियाओ, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अपने आप से बुदबुदाई, वह अभी भी इतनी भोली है। भोजन समाप्त करने के बाद मैंने क्यूईले की ओर रुख किया और पूछा, सुरक्षित घर डिजाइन चित्रों पर प्रगति कैसी है? वे लगभग पूरे हो चुके हैं, केवल अंतिम समीक्षा और संशोधन शेष हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? जैसे ही क्यूईले बोली, उसने अपना लैपटॉप मेरी ओर ले जाया। स्क्रीन पर एक फ्लोर प्लान था जिस पर आराम क्षेत्र और गोदाम जैसे कमरे चिह्नित थे। वेंटिलेशन, पानी के पाइप और इलेक्ट्रिकल सर्किट भी खींचे गए थे। साथ ही आयाम और विनिर्देश भी लेबल किए गए थे। यह देखकर मैंने संतुष्ट दिखाई दिया। संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम स्पर्श कल तक खत्म कर दो। मैं जानता था कि भले ही मेरी स्वीकृति का मतलब था कि उसके काम को मान्यता दी गई थी, क्यूईले खुश महसूस नहीं कर सकती थी। वास्तव में उसे हानि की एक अस्पष्ट भावना महसूस हुई। इसके अलावा कल से शुरू होकर मुझे आपको मौजूदा डिज़ाइन का विस्तार करने की आवश्यकता है। 1 और वर्ग मीटर। इसमें एक रोपण क्षेत्र, एक पशुधन क्षेत्र और एक जेल शामिल होना चाहिए। समय सीमा के संबंध में आधे महीने के भीतर। जब क्यूईले ने यह सुना तो वह अचानक सिर उठाकर देखने लगी। हर समय वह चिंतित थी कि एक बार जब वह डिज़ाइन चित्र पूरा कर लेगी तो वह अपने उपयोग मूल्य को खो देगी और बेरहमी से त्याग दी जाएगी। यह चिंता इतनी अधिक थी कि उसने काम की प्रगति में देरी करना चाहा, लेकिन अब मेरे शब्दों ने निस्संदेह उसे आश्वस्त कर दिया। कम से कम उसे जल्द ही नहीं छोड़ा जाएगा। यह कहने के बाद मैंने झांग मियाओ मियाओ की ओर रुख किया। मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें तुम्हारी नौकरी के कर्तव्यों के बारे में समझाने की आवश्यकता है। झांग मियाओ मियाओ का दिल धड़क उठा, लेकिन वह अभी भी एक अच्छी मुस्कान बनाए हुए थी। बॉस, तुम अभी लौटे हो क्या? तुम पहले आराम करना चाहते हो? क्यूईले पहले से ही झांग मियाओ मियाओ को नापसंद करती थी और वह अधिक काम लेने के लिए उत्सुक थी, लेकिन अब झांग मियाओ मियाओ इसे टालने की कोशिश कर रही थी। बॉस, अगर वह यह नहीं करना चाहती है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो करेंगे। मुझे इसे करने दो। जब झांग मियाओ मियाओ ने यह सुना तो उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ बॉस, उसे इसे करने दो। मैं पहले तैयार हो जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। नहीं, केवल तुम ही यह काम कर सकती हो। झांग मियाओ मियाओ जानती थी कि इस बार वह बच नहीं सकती थी, इसलिए वह मेरे पीछे चलते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस समय निंग्याओ ने बेचैन होकर पूछा, मेरा क्या? मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारा योगदान देने के लिए बाद में समय आएगा। हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख गए हो, इसका मतलब आप भी फ्री हो मेरी तरह। अब सुनो, नेक्स्ट पार्ट देखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना सपने में भी पार्ट 2 नहीं मिलेगा। लाइक ठोको ऐसे जैसे एग्जाम में पास होने की खुशी हो। कमेंट करो पार्ट 2 जल्दी लाओ, वरना मैं खुद रो दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हीरो बनो सब्सक्राइब करके।